राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। तो आज का संदेश मेरा बाढ़ पीड़ितों के लिए है कि सभी जो भी बाढ़ से ग्रसित हैं धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि आजकल के का जो मौसम है ये बारिश का ही मौसम है। और इस मौसम और हालात को देखकर सभी चिंतित हैं। तो ऐसे हालात चिंता के विषय होते हैं, तो ये भी हमें मालिक का कार्य मानना चाहिए। दुख आया है, बीत जाएगा, हिम्मत हौसले के साथ चलते रहो। और मैं हमारी सरकार से भी ये अनुरोध करती हूँ कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार विशेष योगदान दे। सरकार ऐसी कुछ सोसाइटी बनाए जो कि बाढ़ पीड़ितों के पास जाकर उनके हालात देखें और उनके अनुसार जैसा जैसा जिसको नुकसान हुआ है उसके अनुसार सरकार उनकी मदद भी करे। मगर अभी तो फिलहाल टाइम उनको भोजन पानी का है, क्योंकि पानी बहुत अधिक आ चुका है। तो हिम्मत हौसले के साथ रहे सभी। बहुत से देश दुनिया में बाढ़ आई है और मैं आपको क्या बताऊं कि हमारा जीवन तो बीता ही दुख कष्ट में है। हमें खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का दुख नहीं था, लेकिन बहुत सारी विपदाएं आपदाएं हमें भी घेरे रही हैं जीवन में। हमारे तो हर साल ही बाढ़ आती थी। हमारा घर खाड़ी के पास था, खाड़ी के किनारे था, और 95-96 में जो बाढ़ आई वो हम ही जानते हैं। पूरे घर में सूंडी तक, नाभि तक पानी भर गया था और पूरी पूरी रात दरवाजों पर हम बांध बनाते, क्योंकि पूरे दिन रात बारिश होती थी और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती थी। पानी भी रुकने का नाम नहीं लेता था और पूरे खेतों का पानी भी आकर वो जो हमारे घर के आगे खाड़ी है वहां पर नीचा स्थान है, तो पूरे खेतों का पानी भी उधर ही आता था। तो पूरा हमारा घर जलमग्न हो गया था और ऊपर से हमारी भैंस की डिलीवरी। अब ऐसे मौसम में, ऐसे हालात में कैसे क्या करें। किसी के घरों में भैंस बांधी और भैंस के बच्चा जो था उसको कंधों पर उठा के बाहर निकाला। भोजन पानी याद ही नहीं हमने खाया या नहीं खाया। पूरा फर्नीचर, चारपाई, बर्तन भांडे सब कुछ पानी में तैर गया और पूरा गांव देखता वह हंसता कि चोपड़ा साहब मौज होगी, घर में ही गोते लगा रहे हो। बाबूजी हंसते, हाँ भाई मालिक प्रसन्न हो रहा है। जब मकान ने शुरू में बनाया तो 7-8 फुटे ऊंचा बनाया था, मगर धीरे धीरे नीचा पड़ गया और बारिश की अधिकता से पानी घर में घुस गया था। बांध बनाते, मगर जब भी पानी में से कोई गुजरता निकलता और पशु पानी में से गुजरते तो लहरें दरवाजे पर आकर उछाल देती। और सारी रात तो बैठ कर हमने रातें काटते थे उन दिनों में। न सोते थे, बैठे बैठे ही नींद के लटके ले लेते थे और फिर जब देखते थे कि बारिश तेज हो गई और बांध से पानी आएगा तो फिर उस पानी को निकालते थे। पूरी रात बाल्टियों से पानी भर भर निकालते थे। घर दरवाजे पर 4-4, 5-5 फुट ऊंचे बांध बनाए और पानी में से ही मिट्टी खोद खोद कर वो कट्टे भरते। आग के पौधे पाड़ के और मिट्टी के कट्टे भर भर पानी रोकने की कोशिश करते और उन्हीं के बांध बनाए। और जब ऊपर से बाढ़ रात की गणना करने आते थे, सभी गरीबों की निकले ले जाते।
और हमारे पिता को कोई मुआवजा नहीं देता। हमारे घर की तरफ देखते और हंसते, और हम भी कहते कि बाबूजी ये सब क्यों लिख के ले जाते हैं, हमारी क्यों नहीं लिखते। तो बाबूजी कहते कि ये शरारती है। मगर वो हमारे पिता की आय अधिक होने की वजह से मदद नहीं देते थे। तो हमने भी बहुत कष्ट उठाए हैं। तमाम उम्र ऐसे ही बारिश के मौसम में बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। तो पहले जो मकान था वो अब उसका नक्शा भी बदल दिया है और वो ऊंचा उठा दिया है। पहले मकान बहुत ही अच्छा था और अब तो ऊंचा उठा दिया है। उठाने की वजह से उसका अंदर से भी नक्शा बदल दिया और उस पर जो चौबारे वगैरह थे वो सब तोड़ डाले। और मकान जो हमारा था वो पत्थर की चिनाई का था पहले, अब ईंटों का बना दिया है। तो हर साल पानी भरने पर भी एक भी पत्थर नहीं हिलता था मकान का, और पानी मकान में भरा रहता था और हम मकान में ही रहते थे। खाना पीना खाया तो ऊपर ही बनाते थे। स्टोव उन दिनों में गैस नहीं होते थे, चूल्हे पर कहाँ से बनाए। लकड़ियाँ सारी लकड़ी जो होती थी भीग जाती थी, उपले वगैरह सब कुछ। तो स्टोव जलाते थे, स्टोव पे ही नमकीन चावल वगैरह बना के खाते थे। तो जो मकान की नींव थी वो बहुत मजबूत थी। नींव में पानी भर जाता था मगर मकान कभी नहीं हिला और ना उसमें कोई दरार आई। ये भी मालिक की दया थी। मगर बरसात के दिनों में बहुत संकट आ गिरता था। मशीनों से पानी गांव के बाहर किया जाता था। तो धरा का संतुलन बनाने के लिए बारिश भी अवश्य है, मगर बाढ़ तूफान हमारी कमियों से आते हैं क्योंकि हमने पानी का निकास नहीं छोड़ रखा है। पूरे शहरों में सीवर बने हैं मगर सीवरों को कौन खोले कौन बंद करे, इसलिए पूरा पानी शहर बस्ती में रोडों पर खड़ा रहता है। तो कुछ कमी तो प्रशासन की है, वह कुछ मालिक भी जब उसकी बात अनसुनी करते हैं तो विकराल रूप धरता है। दूसरे धरा में गर्मी बहुत हो चुकी। पिछले कई सालों से बारिश बहुत कम हुई थी, धरती की गर्मी बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा वातावरण हुमस में बदल गया था और इसलिए पानी ज्यादा छोड़ा गया। मालिक ने पानी इसलिए ज्यादा छोड़ा ताकि पानी भर के इस धरती की उमस को खत्म किया जा सके और मौसम नॉर्मल हो जाए। मगर एक बीमारी को मिटाने से दूसरी बीमारी आ गई। पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया। अब मकानों की नींव 20-30 फुट नीचे तो है नहीं कि मकान बोझ से दबे रहें। 4-5 फुट नीचे तक हम मकान की नींव बनाते हैं जो कि धरती की ऊपरी सतह है, और ये ऊपरी सतह नरम व मुलायम है। पानी पाते ही धरती पिघलती है और मकान गिर जाते हैं। तो क्या किया जाए, ये आपदा विपदा प्रकृति प्रदत्त है। बचाव रह जाए तो अच्छा कर्म, नहीं तो भुगतना पड़ता है। बस हिम्मत रखो, धैर्य से काम लो। और अभी हम हरिद्वार गए थे गंगा स्नान के लिए सावन के महीने में। तो हम 4-4:30 के करीब हम पहुंच गए थे। हमने जाते ही स्नान किया और उसके बाद हम अपना खाना घर से ले गए थे। हमने रोड पे ही अपनी गाड़ी लगाकर वहीं बैठ के अपना खाना भी कर लिया। तो हमारे पास काफ़ी समय था रास्ते में। तो हमने सोचा था कि हम हरिद्वार में मार्केट जाएंगे और चलो मार्केट में वहाँ देखेंगे क्या कुछ, उत्तराखंड की मार्केट देखनी चाहिए, क्या कुछ इसमें नया मिलता है, क्या रेट हैं यहाँ का, कैसा क्या कुछ रिवाज है। तो ऐसा सोचकर हम गए थे कि वहाँ भी हम कुछ शॉपिंग करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो जो मेरी साथ वाली थी, 2-3 जो बहनें थी, माई बाई थी, वो कहने लगी कि चल आज तो हमने वहाँ ऋषिकेश और घुमा के ला। मैंने कहा भाई मुझे तो रास्ते का पता नहीं है। तो मैंने ड्राइवर से बोला कि भाई ऋषिकेश यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है। तो शुरू में बताया गया कि 10-15 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन पहुँचे तो वो 30-35 किलोमीटर निकल गया।
अब ऋषिकेश पहुंचे तो वहां पहुंचते ही पूरा का पूरा जो मौसम है, वातावरण बदल चुका था। पूरी की पूरी धरती पर पहाड़ों की श्रृंखलाएं खड़ी थी और इतनी ऊंची चोटियां थी कि नीचे से ऊपर देखो गाड़ी में से तो उनको देख के भी छत हिल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने भी सोचा चलो आए हुए चलते हैं, फिर तो आया नहीं जाएगा। तो फिर हम ऋषिकेश गए, वहाँ का भी हमने मौसम देखा। और उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में उधर वो नीलकंठ है, लक्ष्मण झूला है। तो वो कहने लगी कि चल आज तू हमें वहाँ घुमा के लेके आ। तो हम चल दिए। तो कम से कम हमें हरिद्वार से 60-65 किलोमीटर और आगे चले गए और रात के 12 बज चुके थे। तो नीलकंठ पर तो हम गए नहीं, और क्योंकि हमें रात का समय था, हमें रास्ते का पता नहीं था। और चलते चलते हम लक्ष्मण झूला पहुंच गए। लक्ष्मण झूला जब गए तो नीलकंठ ऐसे सामने से रोड पर जब चल रहे थे, पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ते जा रहे थे, तो नीलकंठ बहुत दूर से चमकता हुआ ऐसे दिखाई दे रहा था। लेकिन उधर बहुत ज्यादा ऊंचाई दिखने की वजह से रात का मौसम था, हमने सोचा कि पहले चलो हम लक्ष्मण झूला ही चलते हैं। लक्ष्मण झूला गए तो वहां तक हमें 12 बजे का टाइम हो गया। और वहां जाकर गाड़ी पार्किंग में लगाई, पता चला कि लक्ष्मण झूला बंद है। अब हमने देखा कि हम यहाँ तक आए भी और हमने किसी से पता भी नहीं किया। फिर हमने वापसी, उन्होंने कहा कि आगे राम झूला भी है, सीता झूला भी है। फिर मैंने मन में सोचा कि चलो हम यहाँ तक आए, यहाँ तक का हमारा आज भाग्य में लिखा था, हमने हाजिरी लगा दी है, रात का वक्त है, हम वहां से वापस चल दिए। अगर रात के मौसम में उन पर्वतों, पहाड़ों की चोटियों को, श्रृंखलाओं को देखे तो कोई भी वहां कभी नहीं जाना चाहेगा। इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई, नीचे देखो इतनी गहराई, ऊपर देखो इतनी ऊंचाई। और ड्राइवर कहने लगा कि बहन जी मैं तो देखूंगा नहीं। मैंने भी उससे कहा कि भाई तू बस अपने इस पर गाड़ी के उस पर ध्यान रख चलाने पर, और इधर उधर नहीं देखना है। चले गए और फिर वापिस से आए। मौसम तो बड़ा अच्छा था, मगर ऐसे मौसम तक पहुंचने में जो समय लगा, जो हालात हुए, वो बहुत कठिन थे। तो मैंने वहां का सब जायजा लिया। हम उत्तराखंड से हिमाचल की सीमा आ गई थी, वहां तक पहुंच गए। फिर अधिक रात होने की वजह से वो जो माई बाई थी वो भी गुजर थी, बेटी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब हमने कई रात को रुकना नहीं था, कि चलो हम वापिस ही चलते हैं, अब रात के समय में क्या देखेंगे। हम रात के 12 बज गए, एक उस पे होटल पे हमने चाय पी और फिर हम वहाँ से वापस चले गए। हम रात तो रात चले हरिद्वार, वहाँ ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला से वापसी हुई हमारी। और सुबह हम 3:30 के करीब हम रेवाड़ी पहुँच जाते। लेकिन जो ही हम वापसी में इधर आए तो अम्बाड़ा से आगे का जो रास्ता था वहाँ से बरसात शुरू हुई थी और इतनी तेज बारिश थी कि रोड पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान रास्ते। कहीं कहीं कोई पुलिस नाका था, उस पे कोई पुलिस कर्मचारी बैठे थे, बिल्कुल रोड पे कोई भी नहीं। ऐसा नज़ारा था कि देख के हम सब कुछ देखते रहे, हैरान हो गए कि मालिक आज तूने हमें बड़ा अच्छा वक्त दिया। तो अम्बाड़ा से फिर यहाँ रेवाड़ी तक इतनी बारिश हुई कि 2.5-3 फुट पानी हाईवे पे भर गया। और हमारी गाड़ी 30-40-50 बस इसी स्पीड पे चली। लेकिन इसके बावजूद भी हम सुबह 5 बजे हमारे रेवाड़ी घर में पहुंच गए। अब देखो मालिक ने हमें किस कदर ऐसा भी किया, बारिश का मौसम कर दिया, इतनी तेज बारिश, और फिर भी सुबह 5 बजे हमें
अपने यहाँ रेवाड़ी अपने घर में भेज दिया। आके हमने चाय वाय पी, फिर हम सो गए। तो फिर मैंने उसके बाद जायजा लिया कि हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या हालात थे। तो भाई ये जो पानी का संकट है ये तो प्रकृति प्रदत्त है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मालिक भी अगर इसको रोकता है तो प्रकृति में दूना बिगाड़ होता है, और नहीं रोकता तो फिर बाढ़ आती है। तो ये अब कर्म का ही खेल है कि बारिश के दिनों में जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की अधिकता होने की संभावना है, तो उन दिनों में वो स्थान हमें खाली कर देने चाहिए। मैंने देखा कि पूरा हमारे इधर यूपी से आगे उत्तरांचल, और उत्तरांचल से जो हिमाचल तक का एरिया था उसमें पूरी की पूरी पहाड़ पर्वतों की चोटियां श्रृंखलाएं थी, और इतनी इतनी ऊंचाई थी कि वहां पर बादल टकराते हैं पहाड़ों से, और टकराते हैं तो वहां बारिश अधिक होती है। दूसरे ये जो यूपी से आगे जो उत्तरांचल का हिमाचल का एरिया है जितना भी है कितना है, वहां पर पूरा का पूरा पहाड़ पर्वतों का एरिया है। तो वहां जो बारिश होती है वो पानी जमीन में तो जाता नहीं है, और वो कहीं गंगा का रूप धरे है, कहीं जमुना का, कहीं रावी का, कहीं ताप्ती का, कहीं कुछ। तो इस प्रकार से पानी पर्वत पहाड़ों का इकट्ठा हो के इतनी बारिश होती है, वहां पर जो बादल टकराते हैं पहाड़ पर्वतों से तो बारिश ज्यादा होती है। अब वो पूरा का पूरा पानी जब चलता है तो फिर वो चलते चलते एक भयंकर रूप बन जाता है, और इसीलिए ये तबाही होती है। तो सभी को संदेश है कि बारिश के मौसम में सावन और भादों के 2 महीने हैं, इनमें जो पानी वाले जो एरिया है जिन जो नदियों के पास लगते हैं, तो उन एरिया के पास अपनी बस्ती ना करें, इनसे दूर बस्ती करें। यही एक बचाव का तरीका है। सभी को प्यार, सभी को आशीर्वाद। सविता मोजादीन, राधा स्वामी।